आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा झांसी में दुल्हन की विदाई के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे दूल्हे की भी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दुल्हन के अनोखे अंदाज में विदाई हुई। दरअसल आजाद नगर के रहने वाले राहुल यादव की शादी सिजवाहा की करिश्मा से 20 फरवरी को हुई थी और आज विदाई हुई। लेकिन विदाई समारोह की तैयारियों के बीच अचानक लड़की के घर पर 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर पहुंच गए, जिसके बाद बुलडोजर के साथ दुल्हन की विदाई हुई। महाकुंभ भले ही अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। समस्तीपुर से ट्रेन के जरिए नेपाल के जनकपुर धाम से आए श्रद्धालुओं की टोली झूमते गाते प्रयागराज की ओर बढ़ रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें श्रद्धालु ट्रेन के भीतर भजन कीर्तन करते हुए महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नृत्य महोत्सव के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया। महोत्सव को यादगार बनाने के लिए 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक नृत्य किया, जिसमें कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों की शानदार प्रस्तुति हुई। इस पूरे क्लासिकल डांस इवेंट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता का स्वागत लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जब वो सचिवालय में पहुंची तो सबसे पहले सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने बुके देकर उनका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद इस गुलदस्ते के कद्रदानों की लाइन लग गई और जो भी वहां पहुंचा उसी गुलदस्ते को मुख्यमंत्री को भेंट कर दिया और 11 लोगों ने एक ही गुलदस्ता सीएम को देकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हालांकि रास्तों से बर्फ हटाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जिम में वेट लिफ्टिंग के दौरान होने वाली चूक से जुड़ी है। जिम में वेट लिफ्टिंग करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर सही टेक्निक और ट्रेनर की देखरेख के बिना भारी वजन उठाया जाए या फिर ट्रेनर या सपोर्ट स्टाफ से थोड़ी भी चूक हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। राजस्थान के बीकानेर में एक युवा महिला वेटलिफ्टर की प्रैक्टिस के दौरान हुए हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान नेशनल लेवल की प्लेयर यश्विका आचार्य जिम में वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसे में जरूरी है कि जिम करते वक्त होने वाली गलतियों और चूक को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। 1 2 3 अप। इसके बाद जो हुआ कोई यकीन नहीं करेगा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिम में एक ट्रेनर वेटलिफ्टर याष्टिका के ठीक पीछे खड़ा है और वो उसे वजन उठाने की कमांड दे रहा है। यहाँ याष्टिका के अलावा कुछ और खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वो सभी याष्टिका को देख रही हैं। याष्टिका भी वजन उठाने को तैयार है। इस बीच ट्रेनर 1 2 3 कहता है। इसके बाद ट्रेनर अप कहता है और याष्टिका पूरा जोर लगाते हुए 270 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसके कंधे पर वजन वाली रॉड गिरती है और इससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और याष्टिका बेहोश होकर गिर पड़ती है। वहीं उसके ट्रेनर को भी चोट आती है। पहले याष्टिका को जिम में ही फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ देर बाद वहां मौजूद खिलाड़ी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियन जिसने 2 बार गोल्ड मेडल जीता, यष्टिका आचार्य की एक हादसे में मौत हो जाती है। वो अपने कोच के साथ में प्रैक्टिस भी कर रही थी
और हम उनके परिवार वालों से बात करेंगे। उनके ताऊजी कौशल आचार्य जी हमारे साथ में। कौशल जी, कैसे ये घटना घटी, कब आपको जानकारी मिली? मुझे तो घर बैठा था, फ़ोन आया था वहाँ उनके कोच के यहीं से कि इस तरह बात हो गई, आप हॉस्पिटल पहुँचो। हम हॉस्पिटल पहुँचे तब तक वहाँ कुछ था नहीं, हमारे हाथ से वो निकल चुकी थी। क्या उसका उद्देश्य था खेलने का? क्या वो सोचती थी, आपसे बातें भी करती होगी? उसका भविष्य में उसको लेकर क्या प्लान था? क्या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि भी देश का नाम इंटरनेशनल स्तर पर रोशन करे, और उसमें वो क्षमता प्रतिभा थी कि वो कर सकती, इसलिए उसको सारी छूट दे रखी थी, सारी सुविधाएं। चाहे हम अपनी सुविधाओं को कम करें, लेकिन उसकी सुविधाओं में कमी रखने की कोशिश नहीं करते। कुछ समय पहले ही याष्टिका ने गोवा में आयोजित 33वीं नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में इक्विप्ड कैटेगरी में गोल्ड और क्लासिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में याष्टिका के परिवार वालों ने कोई शिकायत नहीं की है, लिहाजा कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। याष्टिका की मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर याष्टिका से पावर लिफ्टिंग करते वक्त क्या चूक हुई। इस बारे में हमारे संवाददाता ने पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ियों और जिम के कोच से बात की और इस खेल से जुड़ी बारीकियों, नियमों को समझने की कोशिश की, और ये भी जानना चाहा कि इस खेल में दम दिखाते हुए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ कॉमनवेल्थ खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था, हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह की राजस्थान के बीकानेर में एक घटना सामने आई है, उसको किस तरह देखते हो आप? देखिए, ये खेल जगत के लिए बहुत ही दुखदाई है, और जब भी इसके बारे में पता लगा, सुना, तो बहुत ही गहरा आघात लगा। और मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी पावर लिफ्टिंग के जितने भी गेम है, बेंच प्रेस है, डेड लिफ्ट है, स्क्वाट है, इसको थोड़ा केयरफुली करें, और प्रॉपर तरीके से वार्म अप करने के बाद ये अच्छी तरह बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पूरा मतलब ये होना चाहिए कि पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर होना चाहिए। 1% भी अगर आपके माइंड का थोड़ा भी ध्यान इधर है तो इस गेम में सीधी प्रॉपर मौत है। इन लोगों ने बताया कि याष्टिका और उनको सपोर्ट कर रहे कोच, लिफ्टर और लोडर से क्या गलतियां हुई, जिस जिम में वो प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ क्या कमी थी। याष्टिका आचार्य वाला आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से वो पावर लिफ्ट कर रही थी, क्या लगता है कि कहाँ चूक रही, किसके तरफ से चूक रही, और क्या किस तरीके से पोस्चर जो है रहना जरूरी है? डेमो के साथ मैं चाहूंगी कि आप करके हमारे को बताइए कि किस तरीके से रहना चाहिए और सपोर्टिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या कुछ होते हैं। सबसे पहले तो लिफ्ट करता है बंदा, पहले प्रॉपर स्टांस के लिए आएगा सेफ, ठीक है, स्टांस लेना चाहिए, स्टांस ओपन करो थोड़े से, और ये बट स्विंग है ना, तो ये देखो, ये पोस्चर होना चाहिए, देखो, है ना, कॉन्फिडेंटली इतना ही जाए जितना बॉडी अलाउ कर रही है। अननेसेसरी जाने से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन तो वहाँ पे 270 किलो उठाया था, तो मैम बहुत हाईली वेट था वहाँ पर। मैं एक तो वो फीमेल फैक्टर था, उनके मेल जो उनके ट्रेनर थे, सपोर्ट होती है वो इस तरीके से होती है बहुत हैवी लिफ्ट के अंदर। यहाँ से में ये पूरा लॉक करना पड़ता है ना, नीचे जाइए नीचे, लॉक किया, उठाया ये, और वो बहुत हाई वेट था, बहुत ही हैवी वेट था, वो लिफ्ट इजी नहीं थी। वीडियो में साफ है कि शुरुआत में मैट पर जब वो वेट लेकर गई, उसी मैट से पैर डिसबैलेंस हो गया, यही से गलती हुई। जानकारों का मानना है कि अगर याष्टिका 270 किलो का वेट उठा रही थी तो ट्रेनर, लोडर और सपोर्टर को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। याष्टिका पर पूरा वजन नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ इस तरीके का ही था जहां पर याष्टिका की जो है मौत हुई, इसी तरीके की उन्होंने रॉड उठा रखी थी। तो किस तरीके की सेफ्टी मेजर्स जो है वो ले जाने बहुत जरूरी है। हम डेमो के साथ आपको समझाना चाहेंगे। हमारे साथ कोच विशाल इस वक्त मौजूद है। विशाल, आपने भी वो हादसे की वीडियो देखी होगी, कहाँ पे चूक रहेगी, किसकी तरफ से चूक रहेगी, ट्रेनर की तरफ से, या फिर याष्टिका जिस तरीके से वेट उठा रही थी वो तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि वो अपने आप में वो एक नेशनल चैंपियन है। तो इस तरीके का हादसा होना अपने आप में सवाल पैदा करता है। पहली बात तो ये। हाँ मैम, तरीका तो ठीक था। जो एथलीट थी, जो ट्रेन कर रही थी अपने आप को, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, वो तरीका ठीक था। बट वहाँ पे चूक ये हुई कि जैसी जो एथलीट अपने वेट को पीछे ले गई थी, आई थिंक ऐसे भी होता है कि वेट थोड़ा ज़्यादा था उसके अकॉर्डिंग। 270 अगर वेट है तो ज़्यादा ही है, ज़्यादा हैवी है। एंड जब पीछे आती है तो पीछे आते थे उनका बैक ना, जो राइट वाला जो पैर है वो मुड़ता है। वीडियो में नहीं दिखाया गया है वो, बिकॉज वीडियो कैसे बनी है पता नहीं है। जैसे उनका पैर मुड़ रहा है तो पैर मुड़ते समय जो साइड में सपोर्ट है उनका, वो सपोर्ट नहीं कर पाया उस वेट को, जिस कारण जो हमारा जो स्कैपुला वाला एक एरिया होता है उसके ऊपर हमारा सर्वाइकल वाला एक बोन है,
जो सर्वाइकल वाली बोन जो हमारी काफी एक वीक होती है, अगर गलती से भी उस पर अगर आप हल्का सा हाथ भी मारते हो तब भी काफी सारी इंजरी हो सकती है इसमें, जो कि 270 किलो वेट है, जो काफी हैवी है। पावर लिफ्टिंग सीखना चाहा है, किसी का मन है, कोई क्लाइंट आता है, तो क्या आप उसको बेसिक वेट दोगे सबसे पहले? मैम सबसे पहले तो हम मैनुअल स्क्वाट तो उसको अलाउ करेंगे नहीं, हम पहले स्मिथ मशीन पे करेंगे, यहाँ पर में इंजरी के चांसेस, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से उसका बेस स्टार्ट करेंगे हम, देन उसकी लिफ्ट टेस्ट का पोस्चर जरूर सेट हो जाएगा, स्टांस लेना या पोस्चर सेट होना, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप ही होता है, देन बहुत ही कम वेट के साथ। और आप देख सकते हैं कि बेल्ट सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, जो बेल्ट पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर इस तरीके की वर्कआउट कर रहे हैं। हालांकि यष्टिका भी जब वर्कआउट कर रही थी अपनी, वो जब प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्होंने भी इस तरीके की बेल्ट और हार्नेस, उन्होंने हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट का ध्यान रखा था, लेकिन एक बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी जो है इस हादसे में मृत्यु हुई। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जब भी इस तरीके का वेट जो है वो बैलेंस नहीं किया जाता तो लोग अक्सर पीछे फेंकते हैं, बट उन्होंने पीछे ना फेंक कर अपने भी वो चीज ली, और जिसकी वजह से उनकी गर्दन पर वो 270 किलो का जो वजन था वो आकर गिरा। जाहिर है वेटलिफ्टर याष्टिका आचार्य की मौत के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अगर ये लापरवाही नहीं हुई होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। ऐसे में जरूरी है कि जिम करते वक्त होने वाली गलतियों और चूक को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बीकानेर से कुलदीप चारण, सोनीपत से पवन राठी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। एलओसी पर शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण के लिए आम नागरिकों का विकास होना बेहद जरूरी है। उन्होंने सॉल की स्थापना भारत की विकास यात्रा के लिए अहम कदम बताया। पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात और छात्रों से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर निजीकरण का आरोप लगाया और कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई, जबकि स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए आयोग ने कई अहम सुझाव भी दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 2 जुलाई को सूरजपाल के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। 75 मिनट तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर के इस मीटिंग में दोनों देशों की सेनाओं ने बॉर्डर इलाके में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। चूंकि हाल फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और गोलीबारी की कई बार नापाक साजिश हो चुकी है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी और पुलिस के साथ आरपीएफ कमांडो की भी तैनाती की गई है। जाहिर है महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ऐसे में आखिरी स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है।
और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। शपथ के बाद से दिल्ली की रेखा सरकार एक्शन में है। रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी और पहली कैबिनेट के बाद बीजेपी विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने की रणनीति बना रही है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रेखा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि महिलाओं को 2,500 रुपए कब मिलेंगे और जनता से किए गए वादे कब पूरे होंगे। ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शपथ लेते ही एक्शन मोड में है। कल पहली कैबिनेट मीटिंग में 2 बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला और सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश करने का फैसला। तो आज मुख्यमंत्री रेखा ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म करने का ऐलान कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार सरकार का एजेंडा अमल में लाने में जुटे हुए हैं, चाहे यमुना की सफाई हो या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और सड़कों की हालत सुधारने का वादा। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री लगातार बार बार दोहरा रही हैं कि उन्हें वादा याद है। यही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या, हम अपना एक दिन में जाकर क्या। उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम कर। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उधर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया और पूछा कि दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेंगे 2,500 रुपए। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। आतिशी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि आतिशी अपनी पार्टी की चिंता करें। दिल्ली से किए सारे वादे पूरे करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है और वो उसे पूरा करके दिखाएंगी। हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है कि वो दिल्ली वालों से किए गए अपने वादे पूरे करे। उन्होंने जो जनता से वादा किया है दिल्ली के, उन जनता से किए गए वादों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, उसको पूरा करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ बाकी उनको जो करना है, उनकी पार्टी का जो निर्देश होगा, जो उनको ठीक लगता है करें। इस कैबिनेट के सामने 2 मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक तो जो बातें इन्होंने कही हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसका वित्तीय भार बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें विकास की इन्होंने कहीं बात नहीं की।
हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे करेंगे, पर्यावरण में क्या काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, इनकी कोई बात कहीं नहीं है, ना कोई उसकी सुगबुगाहट है। और जो एमसीडी में इनका एक पिछले 15 साल में अनुभव रहा है लोगों का, भाई 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में राज किया, जिसमें 7-8 साल मोदी जी के अंदर हैं, और भारत सरकार का तो सीधे हस्तक्षेप होता है एमसीडी का, एमसीडी भारत सरकार को रिपोर्ट करती है। तो माने कि 7-8 साल तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चली ही ना। इधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 2020 के शपथ ग्रहण समारोह में करदाताओं का 4.5 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया था। बीजेपी का दावा है कि उसने रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण का पूरा खर्च पार्टी ने अपने फंड से किया है। आम आदमी पार्टी की 2020 की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का सिर्फ एडवर्टीजमेंट का, प्रिंट एडवर्टीजमेंट, जिंगल और वीडियो शूट और ब्रॉडकास्ट, इसकी जो बिलिंग है वो 4 करोड़ 52 लाख रुपए है। और कल जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब शपथ ग्रहण समारोह किया तो दिल्ली सरकार का 1 भी रुपया उसमें खर्च नहीं किया गया। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के दौरान ही कहा था उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। मोहल्ला क्लिनिक की जांच के साथ उन्होंने डीटीसी बस क्यों नहीं खरीदी, उसकी भी जांच की जाएगी। अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ बिल बन रहे हैं, किसी के घर पे खुश करने के लिए बिल बन रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं चल रहा, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल जांच उठेगी। 2010 के बाद जो ये केजरीवाल साहब ने बोला हमने इतनी बसें खरीद ली, इतनी बसें खरीद ली, दिल्ली को सुधार दिया, इस एड का पैसा भी कहाँ से है उसकी भी जांच होगी कि जब बसें ही नहीं आई तो आपने बसों का प्रचार कैसे कर दिया। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी चलती रहेगी, उसकी बानगी पहले ही दिन से दिखने लगी है। विधानसभा में बीजेपी के 48 विधायक हैं, तो आपके भी 22 विधायक मोर्चा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज तक पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 425 अंक लुढ़ककर 75,311 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 117 अंक फिसला, ये गिरकर 22,796 पर आ गया। सोने चांदी के दाम घट गए। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 700 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 88,750 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 300 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1 लाख रुपए पर आ गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 71 पैसे हो गई। अडानी ग्रुप केरल में अगले 5 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये ऐलान अडानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड के एमडी करण अडानी ने कोच्चि के एर्नाकुलम में चल रहे इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट में किया। इससे पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि के लुलु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई केंद्रीय और राज्य मंत्री, विदेश प्रतिनिधि और उद्योग जगत के नेता मौजूद रहे। किया इंडिया ने आज भारतीय बाजार में अपनी मशहूर एसयूवी किया सेल्टॉस का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 3 नए वेरिएंट HTEO, HTKO और HTK+O के साथ बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपए है। 17 मार्च को OTT पर दस्तक देगी फिल्म इमरजेंसी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में 12 भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें मदर इंडिया, मंथन, अमर अकबर एंथनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जोधा अकबर, देवदास समेत कई बॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन इमोशन इन कलर अ कैलिडोस्कोप ऑफ इंडियन सिनेमा सीरीज के तहत 7 मार्च से 19 अप्रैल तक किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब OTT पर दस्तक देगी। ये जानकारी खुद कंगना ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी ये फिल्म 17 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म पिछले महीने 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो पोस्ट साझा की है, उसमें एक तरफ इंदिरा गांधी तो दूसरी तरफ उनके किरदार में खुद कंगना नजर आ रही हैं। दरअसल इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर लोगों से जजमेंटल ना होने की अपील की। उन्होंने अपने एक हालिया पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई आलोचक हो रहा है। अगर कोई अपने पहले AI चैटबॉट के बारे में बात करता है तो लोग समझते हैं कि पेड प्रमोशन है। अगर आप अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हो तो भक्त कहलाते हो। अगर आप गर्वित हिंदू या भारतीय हो तो आप अंधभक्त कहे जाते हो। प्रीति ने लोगों से अपील की कि लोगों को वैसे ही लें जैसे वे हैं, न कि जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए। हमें बस बातचीत करनी चाहिए और एक दूसरे से बात करके खुश होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने पति जीन गुडइनफ से शादी को लेकर भी मजेदार अंदाज में अपनी राय रखी। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव निभाएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली का किरदार। दरअसल लंबे समय से मीडिया में सौरव गांगुली पर फिल्म बनाए जाने की चर्चा है। ऐसे में उनके लिए अलग अलग एक्टर्स के नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन अब खुद सौरव गांगुली ने संकेत दिए हैं कि उनकी बायोपिक में राजकुमार राव ही उनका किरदार निभाएंगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो सुना है उसके मुताबिक राजकुमार राव ये भूमिका निभाएंगे और वो अच्छे लगेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डेट्स नहीं मिलने की वजह से फिल्म को आने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। আর এক বছর লাগবে স্ক্রিনে আসতে। আমি যেটুকু শুনেছি রাজকুমার রাও will play the role। वेब सीरीज आश्रम 3 की रिलीज से पहले फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता दर्शन ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वो सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और यहां भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान वो पूरी तरह से भक्तिभाव में डूबे नजर आए। नंदी हॉल में बैठकर लोगों के साथ तालियां बजाते हुए वो बाबा महाकाल के भजन करते दिखे। यहाँ उन्होंने भगवान भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप की पूजा अर्चना की और उनका प्रसाद और आशीर्वाद भी लिया। आश्रम 3 27 फरवरी को अमेजन MX प्लेयर पर रिलीज होगी। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी के नाम पर परोसे जा रहे अश्लील कंटेंट की, जिसको लेकर हाल ही में बड़ा विवाद सामने आया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को फिर से सख्त हिदायत दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म को लेकर एक ताजा गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी प्लेटफॉर्म को कंटेंट नियमों का सख्ती से पालन करने और अश्लील या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने से परहेज करने की हिदायत दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुचित कंटेंट के बारे में चिंताओं को लेकर संसद सदस्यों, वैधानिक निकायों और जनता से कई शिकायतें मिली हैं। IT नियमों के मुताबिक OTT पर प्रतिबंधित कंटेंट परोसना मना है और उन्हें अपने कंटेंट के लिए आयु आधारित क्लासिफिकेशन लागू करना होगा। नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि इन प्लेटफॉर्म की देखरेख करने वाले सेल्फ रेगुलेटर दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेटर से अनुरोध है कि वे आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। नई गाइडलाइन के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म से ये अपेक्षा की जाती है कि वे कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किसी भी कंटेंट को प्रसारित न करें। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट दिखाने के सुझाव के मद्देनजर जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयर करने के मामले में कानून में प्रावधान के अभाव पर भी जोर दिया था। जाहिर है, हाल ही में कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को लेकर फिर से सख्ती दिखाई है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात भी की और उनकी राय जानी। Obviously कंटेंट में कोई बुराई नहीं, बट दे कैन पुट द एन एज लिमिट की लाइक फॉर दिस इज ओनली फॉर अडल्ट या 18+ वैसा करके इफ दे डू दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। बट आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म जितने भी उसमें कंटेंट इस तरीके का डालने से पहले परहेज करना चाहिए? मतलब इट एक्चुअली डिपेंड्स कि व्यूअर्स कैसे हैं। अगर वो स्पेशली वो जो सारे एपिसोड्स थे वो सब्सक्रिप्शन दे के हम देख सकते थे,
एंड वो व्यूअर के ऊपर भी डिपेंड करता है। उनका काम है कि वो अपना कॉमेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है वो उन्हें कैसे परसीव कर रहे हैं। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द साइड्स, दैट्स व्हाट आई फील। मेरे हिसाब से तो ये बात सही है। अब कोई भी चीज़ करके ये कह देना कि कॉमेडी ही तो है, तो ये तो बात गलत है। अब इसी तरीके से अगर किसी भी इलीगल चीज़ को हम लीगल कर दें एक दिन के लिए और कह दें कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो वो बात है तो गलत ही। आप कुछ भी कह के ये कह दो कि इसको दिल से मत लीजिए और मैं एक्चुअली में अच्छा ही इंसान हूँ पर ये बस एंटरटेनमेंट के लिए था, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं हर चीज़ इलीगल हो उसी के ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं, कोई चीज़ें इमोरल भी होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज़ करके उसके ऊपर डार्क ह्यूमर लगा देना ये बात सही नहीं है। और भी मीन्स होते हैं एंटरटेनमेंट के, अगर जोक करने भी हैं तो आप अलग चीज़ों से कर सकते हैं जिससे लोग एंटरटेन हों। अब जो चीज़ दिमाग में चल रही है उसको प्रेजेंट कर देना सामने, तो ये बात सही नहीं है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने करा है मेरे हिसाब से तो ठीक करा है। हाँ, मतलब एक लिमिट तक करना चाहिए हमेशा कि ज़्यादा किसी को हर्ट ना हो, किसी सेंटिमेंटल। हाँ, बाकी तो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं हर चीज़ पे। वल्गर कंटेंट एज सच तो अवेलेबल हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म में, उसके अगेंस्ट रोक नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। बट हर एक चीज़ के लिए एक लिमिट होती है, उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो रणबीर और जो समय रैना के साथ करा है वो गलत करा है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में उनके उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना वाज नॉट अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। ये जो उन्होंने दिया है अपना डिसीजन उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप के बच्चे इसको देखते हैं। वर्गैलिटी नहीं होनी चाहिए, इससे वैसे इतना कुछ हो रहा है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो बच्चे और बिगड़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस और पेरेंट्स, मेन है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स इसको देखें और बच्चों को समझाएं। इसलिए सिम कार्ड के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने और समझने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले डिजिटल गली। थॉमसन ने 43 इंच का अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 18,990 रुपए रखी गई है। इस टीवी के साथ ही जियो के टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बाजार में एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टीवी पर AI कंटेंट रिकमेंडेशन मिलेगा। खास बात है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नथिंग जल्द ही अपने 2 नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। चर्चा है कि कंपनी मार्च में नथिंग फोन 3A और 3A प्रो को लॉन्च करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि पहला मौका होगा जब कंपनी अपने हैंडसेट में पेरिस्कोप कैमरा देगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसका मतलब नया सिम कार्ड कनेक्शन लेने के लिए यूजर्स को आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए लिए गए सिम कार्ड्स के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ट्रैवल एक्सपो की खास झलक, जिसमें 28 राज्यों के पर्यटन विभाग और टूरिज्म बोर्ड के साथ साथ 50 विदेशी टूरिज्म बोर्ड भी पहुंचे। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 19 फरवरी से शुरू हुए इस ट्रैवल एक्सपो का आज समापन हो गया। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट। का हिडन जेम क्या है? जो आम लोग जानते हैं वो बीचेस समझते हैं, पर आपके हिसाब से वो क्या चीज है जो आप गोवा में लोगों को दिखाना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम बीचेस? हिडन जेम हम बोले तो गोवा के लोग और गोवा का कल्चर, संस्कृति, ये सबसे अलग है। दुनिया के कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन हो, वो गोवा के लोगों से और गोवा के कल्चर से, संस्कृति से मैच नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी की आजकल बहुत बात होती है। गोवा को कैसे आप स्पिरिचुअल एरिया से, स्टेट से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? गोवा में जो लोग आते हैं वो मेमोरी तैयार करने के लिए, अपना एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट तैयार करने के लिए, तो उसको सन्स एंड सी पार्टी वो तो सब मालूम था, लेकिन रीजनरेटिव टूरिज्म जो हमने नई संकल्पना शुरू की है, जो आज हम लोगों के सामने लाके दिखा रहे हैं,
वहाँ से लोगों का है अपना गोवा का कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज कभी लोगों ने देखा नहीं था। तो आज हम ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ से हम लोग ये बात करें, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे बात करें, रीजनरेटिव टूरिज्म के हिसाब से एकादश तीर्थ मतलब 11 टेम्पल जो हमारे हैं जिनकी हिस्ट्री है वो बात करें। एक्सपोजिशन हाल ही में हुआ था जहां पूरे सब देश के और दुनिया के लोग यहां पे आए थे गोवा में, उसकी बात करें तो इट अलाउज अस टू शोकेस मच मोर। थैंक यू सो मच सर। तो गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर फिलहाल यही कह रहे हैं कि जो गोवा के नाम से लोग समझते हैं बीचेस, पब, बार, उससे कहीं अलग गोवा की एक कल्चरल स्पिरिचुअल इमेज है और उसी इमेज को दिखाने की कोशिश आज दुनिया को यहाँ से की जा रही है। किस तरह से आपने इतना सुंदर अपना स्टॉल बनाया हुआ है, क्या कुछ रखा हुआ है इसमें? हाँ जी, ये है हम आंध्र प्रदेश टूरिज्म को स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में वी आर प्रमोटिंग द डेस्टिनेशंस, होटल्स, ट्रैवल कंपनीज। अगर होटल्स और ट्रैवल कंपनीज के साथ साथ भी इस बार हमने एक अलग किस्म से जियोग्राफिकल इंडिकेटेड टैग्ड प्रोडक्ट्स जो कल्चर को प्रमोट करने वाले। तो सबसे पहले है हम आपको दिखाएंगे ये एटिकोप्पका टॉयज। इस बार हमें 26 रिपब्लिक डे परेड में 3rd प्राइज इसको मिला है। क्या नाम है इनका? एटिकोप्पका टॉय, एटिकोप्पका बोम्मलू। ये एक छोटे सी गांव नाम है, इसमें ये सारे विलेजर्स यही टॉयज और ये नेचुरल ब्लेंडेड है। ये सब नेचुरल कलर्स के साथ किया है और ये वुड भी वहीं पर ही मिलती है। तो ये पूरा गांव का इनकी लाइवलीहुड इसी से होती है। शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को बताया चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है और पाकिस्तान को भी पता है कि 23 फरवरी को भारतीय टीम के बल्लेबाज उनकी खूब पिटाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं दिल से चाहता हूं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करे, लेकिन 23 फरवरी के बाद। 22 मार्च से इंटरनेशनल मास्टर्स लीग की शुरुआत होने जा रही है। इसका ओपनिंग मुकाबला मुंबई में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह समेत तमाम सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। बता दें कि इस लीग में भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका समेत कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल मुकाबला 16 मार्च को रायपुर में खेला जाएगा। खबर है कि भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा का तलाक हो गया है। बांद्रा फैमिली कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों अलग हो गए। बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनुश्री की शादी 11 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिसके बाद अब दोनों अलग हो गए हैं। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पेशावर स्टेडियम का नाम इमरान खान के नाम पर रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने इमरान खान को पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा नाम बताया है। फिलहाल इमरान खान तोशाखाना मामले में अभी जेल में बंद हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।